आज हमारे और आपके मिलने की वजह बड़ी खास है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत रसायन का लेक्चर 4। और आज के लेक्चर में आप पढ़ोगे गैल्वेनिक सेल के बारे में। गैल्वेनिक सेल को ही बोलते हैं वोल्टेइक सेल, और इसका पहला और बेस्ट एग्जांपल है डेनियल सेल। और आज का लेक्चर आप देखने आए हो, इसका मतलब आप इलेक्ट्रोड विभव को पढ़ चुके हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव पढ़ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और वह कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है, और कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपने पढ़ा है तो बेस्ट, बेहतरीन है, और नहीं तो भी हम यहाँ पे ऐसा बताने का प्रयास करेंगे कि आपको टॉपिक समझ आ जाए। तो शुरू किया जाए। भाई जब कैसे हैं आप लोग? शानदार होंगे। तो ठीक है, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और कुछ रोज नया सीखते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। ये गैल्वेनिक सेल पढ़ते हैं आज हम लोग। इसी को आप नाम देते हैं वोल्टेइक सेल। बेसिकली यह एक प्रकार का क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, विद्युत रासायनिक सेल है। तो इस सेल का मतलब है, यहाँ पे हम लोग, ये एक ऐसा सेल है जिसके अंतर्गत हम लोग रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। नहीं कह सकते हो, वह सेल जिसकी सहायता से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। तो हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक। और नाम जो रखा गया है, इसको सबसे पहले तो दो नाम है। यहाँ वैज्ञानिक गैल्वेनिक साइंटिस्ट का नाम है, और यहाँ पे आप नाम सुने हो वोल्टा, साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा है, वो भी साइंटिस्ट है। कहा जाता है कि 1780 में गैल्वेनिक ने इस पे काम किया था, और 1800 में जो है सेम वर्क किया था इस पे वोल्टा ने। इस वजह से इन दोनों को हम लोग जहाँ जानना जरूरी है। इनका वर्क इस पे शुरू हुआ था, और इस पे इनका वर्क शुरू हुआ था, ईयर है, ठीक है। इस सेल का मतलब है वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। याद रख लीजिए, वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, गैल्वेनिक सेल कहलाता है। इसमें आपने इसके पहले पढ़ा था हाफ सेल के बारे में। इसमें दो हाफ सेल जोड़ देते हैं। डेनियल सेल का जो बेस्ट एग्जांपल है, जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, आपके बुक में दिया गया है, और जो आपके एग्जाम में पूछता भी है, वो डेनियल सेल है। इसलिए हम लोग यहाँ पे डेनियल सेल को कहते हैं टारगेट। तो डेनियल सेल में खास बात क्या है, एक जिंक का होता है एनोड, और कॉपर का होता है कैथोड। जिंक एनोडिक चैम्बर में होता है, और कॉपर कैथोडिक चैम्बर में होता है। आइए इसको बनाते हैं। और आप सबको हाफ सेल पता ही है, आइए हम लोग बना के देखते हैं। सपोज यहाँ पर एक दिया गया आपको कंटेनर, ऐसे आप रखते हैं एक इलेक्ट्रोड, एक कंटेनर, कंटेनर में एक इलेक्ट्रोड। यह जिंक का छड़ है, और इसके अंदर आप साल्ट लेंगे, ठीक। अगर ये जो रॉड देख रहे हैं आप, अगर ये जिंक की छड़ है, सपोज अगर ये जिंक की छड़ है, तो निश्चित रूप से यह जो है जिंक सल्फेट का जलीय विलयन होगा। जिंक सल्फेट का जलीय विलयन, और यही तो आपका हाफ सेल है। आपने पढ़ा रखा है, जब किसी धातु की छड़ को या धातु की प्लेट को बोल सकते हैं, उसी के लवण के विलयन में रखते हैं, तो प्राप्त डिवाइस को आप नाम देते हैं अर्ध सेल, मतलब आधा सेल बन गया, हाफ सेल। और इसमें जो धातु की छड़ है, इसे आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोड। और हमने आपको इलेक्ट्रोड का मतलब बताया था। इलेक्ट्रोड जो यह देख रहे हैं, यह एक इलेक्ट्रोड जो है, यह जो इलेक्ट्रोड है, यह एक प्रकार का चालक होता है, मतलब कंडक्टर, एक प्रकार का चालक है, जिसकी वाह्य सतह पर, जिसकी सरफेस पर, वाह्य सतह पर ऑक्सीकरण या अपचयन होता है। क्या? ऑक्सीकरण या अपचयन, दो क्रिया है, ऑक्सीकरण और अपचयन। तो अगर ऑक्सीकरण होगा तो उसे बोल देंगे एनोड, और अपचयन हुआ तो बोल देंगे कैथोड। फिलहाल हमने यह जिंक का बनाया है एनोडिक चैम्बर। खास बात, जो धातु की छड़ होगी उसी का लवण का विलयन होना चाहिए। जैसे यह जो है, अगर जिंक की रॉड है, तो यह जिंक की छड़ है, तो जो सोल्यूशन भरा गया है वह जिंक के सल्फेट का जलीय विलयन है, ठीक। हाँ, यहाँ पे एक अर्ध सेल और बनाएंगे हम, देखिए ऐसे, यहाँ पे ऐसा लिख देते हैं, एक अर्ध सेल और बना देते हैं। कोई धातु की छड़ है, इसमें हम लोग इसी के लवण का विलयन रखने वाले हैं। यह अगर कॉपर की छड़ अगर है, यहाँ पर ये जो है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है, कॉपर की छड़, और इसमें कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन हो गया। और फिर वही कहानी हो गया, यह एक धातु की छड़, और यह अपने ही लवण के विलयन में रखी गई है। इसका मतलब ये हो गया कि यह जो है एक बन गया अर्ध सेल, ये भी बन गया आधा सेल, हाफ सेल हो गया।
अगर कॉपर की छड़ लेंगे तो कॉपर सल्फेट का जलेबी लिया हम लोगों ने, जलेबी लिया। ठीक है, दो और सेल बन गया। और हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इसमें, हम लोग पढ़ रहे हैं डेनियल सेल, है ना। ये है डेनियल सेल। गैल्वेनिक सेल का एक सबसे पहला एग्जाम्पल का डेनियल सेल है। तो आपके बारे में एग्जाम में अगर डेनियल सेल के बारे में पूछे, चाहे गैल्वेनिक सेल के बारे में पूछे, चाहे वोल्टेइक सेल के बारे में पूछे, लेकिन बनाएंगे क्या, इसमें दो हाफ सेल होते हैं। डेनियल सेल में क्या है, जिंक का एनोडिक चैम्बर होता है, कॉपर का कैथोडिक चैम्बर, दो चैम्बर बन गए हैं, बना दिए। अब इनको जो है हम लोग एक दूसरे से जोड़ देंगे। सपोज हमने ऐसे जोड़ दिया, बीच में लगा देंगे एक वोल्टमीटर, ये बताने के लिए कि करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ कि नहीं। ठीक है, यह वोल्टमीटर है, करंट के फ्लो को बताएगा। जैसे ही आप जोड़ेंगे, क्या बोला हमने बेटा, ये हो गया आपका एनोडिक चैम्बर, समझना पड़ेगा। यह है एनोडिक अर्ध सेल, याद रखो, परेशान मत होना, अर्ध सेल। और यह है कैथोडिक अर्ध सेल, ठीक है, कैथोडिक अर्ध सेल। ठीक है, एक एनोडिक अर्ध सेल और एक कैथोडिक अर्ध सेल। जिंक का एनोड, कॉपर कैथोड होता है डेनियल सेल में, दोनों को जोड़ दिया गया है। इतना तो बेसिक आप समझते ही हो। अगर जिंक सल्फेट का जलेबी लिया है, जिंक सल्फेट एक विद्युत अपघट्य है, बेसिकली यह आयनिक कंपाउंड है, और जो जल में जाने के बाद प्लस माइनस पे टूट जाते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। ये जिंक सल्फेट है एक विद्युत अपघट्य जो जल में डाला गया है। जल में जाने के बाद जाहिर सी बात है जिंक प्लस और सल्फेट में टूट गया होगा। मतलब यहाँ पर जो विलियन सोल्यूशन दिया गया है ना, यहाँ पे एक्चुअल में ये कैसे होंगे, Zn2 प्लस एक्वस लिखा रहता है, ठीक है, एंड सल्फेट 2 माइनस एक्वस, आयन वाटर इनको चारों तरफ घेर लेता है। ये सोल्यूशन में यही होगा, जिंक सल्फेट होगा और ऐसे दोनों पड़े होंगे। यहाँ पर बात की जाए इसके अंदर, ये कॉपर सल्फेट का जली विलयन है, तो जल में जाने के बाद आयनिक कंपाउंड प्लस माइनस में टूट जाते हैं। यहाँ कॉपर 2 प्लस होगा और साथ में सल्फेट 2 माइनस, ठीक है, और साथ में आयनिक है तो यहाँ पे लिखा रहता है एक्वस, क्योंकि वाटर की वजह से टूटे हैं, इनका हो जाता है क्या बोलते हैं बेसिकली हाइड्रोलिसिस, तो एक्वस लिखना जरूरी हो जाता है आयन के साथ। समझ रहे ना मैंने क्या बोला, बेसिकली जैसे जिंक सल्फेट दिया गया है, जिंक सल्फेट पानी में डालोगे ये तुरंत Zn2 प्लस एक्वस और सल्फेट 2 माइनस एक्वस में आयोनाइज कर जाता है। ठीक है, एक खास बात इसकी होती है, एक्वस में आयोनाइज कर जाता है। ऐसे कॉपर सल्फेट की कहानी है, कॉपर सल्फेट को जब पानी में डालते हैं तो एक्वस करते हैं, ये कॉपर के 2 प्लस यानी कि ये भी एक्वस और सल्फेट 2 माइनस में टूट जाता है, तो ये हो गया भी एक्वस। तो ये आयनिक फॉर्म में ही रहते हैं, यानी कि अगर एक कॉपर सल्फेट है तो निश्चित रूप से ये इसमें कॉपर 2 प्लस और सल्फेट 2 माइनस होगा, और यहाँ पे अगर जिंक सल्फेट है तो यहाँ जिंक 2 प्लस और सल्फेट माइनस होगा। सोल्यूशन के अंदर की बात की जा रही है, विलियन के अंदर की बात की जा रही है। ये जो लवण दिया गया है वह इसी रूप में होंगे। एनोडिक अर्धसेल हमेशा लेफ्ट रहेगा, कैथोडिक अर्धसेल हमेशा राइट रहेगा, ऐसे याद रखना। Cr कैथोड हमेशा राइट रहेगा, सी क्रोमियम होता है, सी से कैथोड, और कैथोड हमेशा राइट होगा। और आर से एक चीज याद है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, अपचयन। कैथोड पे ऑलवेज होता है रिडक्शन, रिडक्शन की हिंदी होती है अपचयन, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रक्रिया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रक्रिया होगी। अगर कैथोड पे अपचयन है तो एनोड पे ऑक्सीकरण होगा, है ना। हाँ, आते हैं इस टॉपिक पे। ठीक है, एनोडिक अर्धसेल क्या होगा, यहाँ पे समझते ही हो आप, यहाँ पे होता क्या, ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक, यहाँ पे जिंक की इलेक्ट्रोड सॉलिड है, तो जब इसका होगा ऑक्सीडेशन, ये बन जाएगा जिंक 2 प्लस, ये हो जाएगा एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन में लूज कर दिया, ये है ऑक्सीडेशन। मतलब यहाँ कह सकते हो ये जो ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे विलियन में। तो भाई जब आयन का घर कहाँ है, विलियन, ये विलियन में जाएंगे, और ये कहाँ पे इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे, इस रॉड पर, इलेक्ट्रोड पर रह जाएंगे, यानी इस रॉड से विलियन के अंदर आएंगे Zn2 प्लस, इसके अंदर आएंगे Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, बताया तो पड़े ना। तो इस पे से विलियन में आना शुरू कर दिए Zn2 प्लस, Zn2 प्लस, इलेक्ट्रोड पे रह जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स ना, ये माइनस हो जाएगा, तब माइनस, यहाँ पर भी माइनस, माइनस, ये माइनस, यानी पूरी रॉड क्या रिडावेशित हो जाती है। अब सोल्यूशन में जिंक प्लस आना शुरू कर दिए, रॉड हो गई नेगेटिव हो रही है ना, तो यह इलेक्ट्रॉन अब आगे बढ़ते चले जाते हैं। समझिए, पर जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह शुरू हो जाएगा, क्या, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़नी शुरू हो गई,
एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। जब एनोड पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी शुरू कर देगी तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाना शुरू कर देंगे, ठीक। और जैसे आप जानते हो जब इलेक्ट्रॉन इधर आना शुरू कर देंगे तो करंट यानी विद्युत का प्रवाह कैथोड से एनोड की तरफ शुरू हो जाएगा। उल्टा इसका, कैथोड से एनोड की तरफ विद्युत का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ होना शुरू हो गया और विद्युत का प्रवाह कैथोड से एनोड। इलेक्ट्रॉनों के हमने पढ़ा है, फिजिक्स में सीखा है आपने कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ होता है, ठीक है। आपके सामने वजह है, आपने पढ़ा है पहले से, फिजिक्स में सीखा है, देखा है आपने कि जिधर इलेक्ट्रॉन चलते हैं विद्युत हमेशा उसकी विपरीत चलती है। कारण के साथ आपने पढ़ा है ना। है, अब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जाना शुरू कर दिए तो विद्युत कैथोड से एनोड की तरफ जाएगी। भाई वजह क्या है, आप देख रहे हो जो जिंक है, जिंक की रॉड है, इसका एनोड पर ऑक्सीकरण शुरू हो गया तो ऑक्सीकरण शुरू होगा, जिंक प्लस बन जाएगा। जिंक प्लस विलयन में आना शुरू कर दिए। इसे बताया था आपको कि जब यह ऐसा होता है तो यहाँ पर धातु की छड़ और विलयन के मिलन स्थल पर बन जाता है विद्युत द्विक अस्तर, विद्युत द्विक अस्तर, जिसके कारण उत्पन्न होता है इलेक्ट्रोड विभव, है ना। ये सब आप पढ़े हो। ये माना हम लोग यहाँ पे केवल करंट का फ्लो देखने वाले हैं। तो इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऐसा होने से देखिए विलयन में चला गया और यह इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रोड की रॉड पे रह गए तो रॉड पे ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन घनत्व तो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे कैथोड की तरफ तो करंट इसका उल्टा चलना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे क्या होगा, कैथोडिक और द सेल में यहाँ पे होता है अपचयन, कैथोड पे होता है अपचयन, ठीक। तो यहाँ पे विलयन में पहले से कॉपर 2+ है, विलयन में पहले से कॉपर 2+ है। जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन इस रॉड पे हैं आए हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को यह लिखते हैं एक्वस। हम हमेशा जब आयन होगा तो विलयन में होता है एक्वस। ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, ये हो जाएगा कॉपर सॉलिड। तो धीरे धीरे जो है ये कॉपर जाके इसकी रॉड पे जमा होना शुरू हो जाएगा। तो रिडक्शन से यह कॉपर के ऊपर यह जाके जमा होना शुरू करता है ये वाला सॉलिड, यानी कि यह कहाँ से विलयन से यह आ गया इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहा है, यह इलेक्ट्रोड पे जमा होना शुरू कर देता है। और ये कहां से है, ये विलयन से इलेक्ट्रोड की तरफ जाना शुरू करता है, इलेक्ट्रोड पर जाना चाहता है। देखिए ये कहां से, ये विलयन में जा रहा है, इलेक्ट्रोड से विलयन में जा रहा है, यह इलेक्ट्रोड पे जाना चाहता है। और ये कहां से आ रहा है, इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से निकल रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, प्लस 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 प्लस। वजह क्या है कि जो सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ है, सोल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ है, यह इलेक्ट्रॉन लेके इसके ऊपर जमा होने जा रहा है। देखिए ऐसे कॉपर 2+ इस रॉड पे बैठने जा, उल्टा हो रहा है यहाँ पे, कॉपर 2+ इस रॉड पे जा रहा है, कॉपर 2+ कॉपर 2+ कॉपर 2+, कॉपर 2+ यहाँ पे इस रॉड पे जाना शुरू हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब कहाँ इलेक्ट्रोड में जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोड से लेके ये उदासीन हो जाएगा, इस पे चिपकता चला जाता है। धातु का वजन धीरे धीरे, इलेक्ट्रोड का वजन बढ़ना शुरू हो जाता है, कैथोड का वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। और इससे पढ़ा था क्या, एनोड पे ऑक्सीकरण हो रहा था। ऑक्सीकरण देखिए, जिंक रॉड हो गई सॉलिड है, सॉलिड हो गई विलयन में आ रही है तो ऑक्सीकरण हो रहा है यहाँ पर, तो जिंक प्लस बन गया और प्लस मतलब ये विलयन में आ रहा है, तो विलयन में चले जाएंगे तो जो उसके इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन पर रह जाएंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ रह गए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइनस ज्यादा डेंसिटी हो गई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी तो पॉजिटिव हो गया। यानी कि इस सेल में एनोड हो रहा है ऋणावेशित और कैथोड हो रहा है धनावेशित। यानी याद रखना, गैल्वेनिक सेल में या डेनियल सेल बोला जाए उसमें एनोड होता है ऋणावेशित और कैथोड होता है धनावेशित। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा है एनोड पर, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन घनत्व कम है तो पॉजिटिव दिखाते हैं। क्लियर, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है, फ्लो हो गया ऐसे। इतना तो आप समझ गए, केमिकल के अंदर ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर चुके हैं, ये काम तुम लोगों का शुरू हो गया। अब दिक्कत कहां से आ रही है, देखिए ये तब तक चलता है इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह
जब तक विलियन उदासीन बना रहता है, जब तक ये सोल्यूशन होगा न्यूट्रल, तभी तक एक इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह चलता है। अब दिक्कत क्या हो रही है, आप जानते हो सोल्यूशन के अंदर पहले से जिंक सल्फेट है, मतलब जिंक 2+ है और सल्फेट है। यहां से इस रॉड से इस विलियन में जिंक 2+ आना शुरू कर दिया है। जब इस रॉड से जिंक 2+ इसके अंदर आना शुरू कर दिया, तो जाहिर सी बात है भाई जिंक प्लस पहले से भी है और जिंक प्लस आ रहा है, तो सल्फेट की मात्रा तो पहले से स्थिर हो गई है, उतनी ही बढ़ रही है ना, बट जिंक सल्फेट है और जिंक सल्फेट आ भी रहा है, तो इसमें जिंक सल्फेट की सांद्रता धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। यानी एनोडिक चैम्बर में Zn2+ की सांद्रता बढ़ने लगती है। एक तो पहले से विलियन में मौजूद है और बन ही रहा है, तो इसकी सांद्रता विलियन में बढ़नी शुरू हो जाती है। तो जाहिर सी बात है, जब अब जिंक प्लस ज्यादा हो जाएंगे, सल्फेट तुलनात्मक रूप से कम हो जाएंगे, तो विलियन में आप आयनों की क्या हो गया, आयनों का असंतुलन हो गया है। विलियन में आयनों का असंतुलन, एनोडिक चैम्बर में आयनों का असंतुलन हो चुका है। क्लियर? जरा कैथोडिक चैम्बर में झांकते हैं लोग। आइए, इसमें पहले से कॉपर 2+ सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन है ना, जलीय विलयन में मतलब आयनिक का बॉन्ड प्लस आयन टूट गया होगा, इसमें कॉपर 2+ सल्फेट है, और इसमें से अब यह विलियन, देखिए विलियन से इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे जा रहा है, तो कॉपर की सांद्रता घट रही है, सल्फेट ज्यादा हो रहा है, यानी यहाँ कॉपर 2+ की सांद्रता में कमी आ रही है। यहाँ पे कॉपर 2+ की सांद्रता में कमी आ रही है, कॉपर 2+ की सांद्रता में कमी आ रही है, कॉपर 2+ निकल के इस रॉड पे जमा होने जा रहे हैं, तो कॉपर 2+ कम हो रहा है, कह सकते हो सल्फेट ज्यादा हो रहा है, यानी इसमें प्लस बढ़ रहा है, यहाँ प्लस कम हो रहा है। अंतर समझिए पहले, तो यहाँ पर प्लस कम हो गया तो माइनस ज्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर भी आयन हो गए असंतुलित, मतलब आयनों का असंतुलन यहाँ भी हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस ज्यादा हो गया, माइनस कम है, क्योंकि प्लस तो बढ़ गया, प्लस पहले से भी है और विलियन में आ भी रहा है, विलियन में जाएंगे, इस रॉड से विलियन में जा रहे हैं, तो प्लस बढ़ रहा है, Zn2+ की सांद्रता बढ़ने लगती है। और यहाँ पे जिंक कॉपर, सॉरी यहाँ पे कॉपर कैथोडिक चैम्बर में कॉपर इस रॉड पे जाना चाह रहा है, तो कॉपर जाए, कॉपर की सांद्रता में कमी आ रही है, यहाँ सल्फेट ज्यादा हो गया है, मतलब इसमें निगेटिव बना है, इसे पॉजिटिव। क्लियर? अब यह दोनों में आयनों में हो गया असंतुलन, और जैसे असंतुलन होते ही इतने दिनों का प्रयास फिर असफल हो गया, मतलब सेल फेल मार जाता है। इस सेल को अब तक देखने के बाद या डिस्कस करने के बाद इतना तो आपको समझ आ गया कि एनोडिक चैम्बर और कैथोडिक चैम्बर में जो चार्ज है, चार्ज अनबैलेंस हो गए, मतलब असंतुलित हो चुके हैं, चार्ज असंतुलित हो चुके हैं। फिर सुनिए कैसे, एक बार, जैसे यहाँ पे जिंक प्लस और सल्फेट माइनस पहले से था, जब जिंक सल्फेट का जलीय विलयन आपने इसमें रखा तभी, और जब एनोड पे ऑक्सीकरण होना शुरू हुआ, तो जिंक की जो रॉड है वह ऑक्सीडाइज हुई और Zn2+ बना, और ये विलयन में जा रहा है, तो विलयन में आ रहा है इस रॉड से जिंक प्लस, जी ये रॉड तो धीरे धीरे पतली होती जा रही है, मतलब इसका वजन घटता जा रहा है, ये सोल्यूशन में जिंक प्लस की सांद्रता बढ़ती जा रही है, जिंक प्लस यहाँ पहले से है और भी आना शुरू हो गया, तो यहाँ पे सल्फेट की तुलना में जिंक प्लस ज्यादा हो गया, तो जिंक प्लस और सल्फेट की सांद्रता में अंतर आ गया ना, नहीं कह सकते हो चार्ज अनबैलेंस हो रहा है। वैसे ही यहाँ पर अपचयन हो रहा, देख रहे हो आप, अपचयन में क्या हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आए, इस रॉड के इलेक्ट्रॉन में कॉपर ले रहा है कैथोडिक सेल में, तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन दिया तो कॉपर, जो विलियन में कॉपर 2+ था, वह जाके कॉपर सॉलिड हो गया, इलेक्ट्रोड पर जमा होना शुरू कर गया, यह इसका वेट धीरे धीरे कैथोडिक जो इलेक्ट्रोड है यानी कैथोड है यह, इसका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सोल्यूशन से कॉपर जमा हो रहा है, तो कॉपर की कमी हो रही है, कॉपर की सांद्रता में कमी आ रही है, जाहिर सी बात है कॉपर घटेगा सल्फेट ज्यादा हो जाएगा, मतलब यहाँ पर भी चार्ज असंतुलित हो रहा है ना। और इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह तभी तक होता है जब तक यहाँ पे विलियन के अंदर चार्ज यानी आयन संतुलित होते हैं, और आप देख रहे हैं आप यह असंतुलित हो चुके हैं, तो इस असंतुलन को बनाए रखने के लिए इन दोनों अर्धसेलों को एक यू आकार के नली से जोड़ दिया गया, ऐसे एक यू आकार की नली से जोड़ दिया गया, कैसे,
ठीक है। इस यू आकार की नली को आप नाम देते हैं लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। इसको ऐसे जोड़ दिया है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग जो है क्या क्या भरते हैं इसको डिस्कस करते हैं अलग से। अभी थोड़ा देखिए, बना लेते हैं इसको हम। दोनों और सेलों को इस लवण सेतु से जोड़ दिया है। नाम इसका है लवण सेतु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको साल्ट ब्रिज। लवण सेतु से जोड़ दिया गया है। तो इसमें लवण होते हैं, मान लिया जैसे KCl इसमें सपोज होता, ठीक है। अभी लवण सेतु क्या है इसको अलग से डिस्कस करेंगे। लवण सेतु किसे कहते हैं, इसका कार्य क्या है, इसका चुनाव कैसे करते हैं, इन सब पॉइंट को आगे अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर फिलहाल अभी हम लोग को डिस्कस करने वाले हैं ये साल्ट, ठीक है। जैसे यह हमारे K+ यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस है, Cl-। यहाँ पर अगर इस सोल्यूशन में जिंक प्लस की सांद्रता बढ़ रही है, अगर जिंक प्लस ज्यादा हो रहा है तो जो इसका यहाँ प्लस ज्यादा हो रहा है, जो Cl- है, Cl- इसमें आना शुरू कर देता है। तो प्लस माइनस से हो जाएगा न्यूट्रलाइज, तो चार्ज संतुलित हो जाता है। वैसे ही इसमें प्लस कम हो रहा है तो माइनस ज्यादा हो रहा है, इसका K+ इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो इस लवण सेतु के अंदर कुछ एल्गी जैसे अगर अगर हो सकता है, चाहे जिलेटिन में मिला करके हम लोग कुछ साल्ट रख देते हैं, इसलिए इसका नाम है साल्ट ब्रिज, लवण सेतु। यह लवण सेतु जो विलयन में आवेश या आयनों के असंतुलन बने हुए थे उनको संतुलित करता है। अब इतना जानिए, लवण सेतु जो यहाँ पे आयनों का असंतुलन हुआ था उसे संतुलित करता है। लवण सेतु को अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल अब हम आते हैं सेल पे। अब इसकी वजह से आवेश पुनः हो जाते हैं संतुलित और यह सेल प्रॉपर वर्क करना शुरू कर देता है। यह देखा आपने, क्या है गैल्वेनिक सेल में डेनियल सेल ये है। अब हम डेनियल सेल को आप अच्छे समझ चुके होंगे, पूरी कहानी समझ चुके हैं, है कि नहीं। अब इसमें रिएक्शन क्या है, एनोडिक चेंबर की रिएक्शन यहाँ पे आपके पास है, कैथोडिक चेंबर की रिएक्शन आपके पास यहाँ पे है। यहाँ पे बेटा होती है रिडॉक्स प्रक्रिया। क्या होती है, इसके अंदर सेल के अंदर होती है रिडॉक्स प्रक्रिया। रिडॉक्स प्रक्रिया का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। इसमें खास बात यही है, इसके अंदर होती है रिडॉक्स प्रक्रिया, मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपके सामने लिखा है एनोडिक सेल में, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन की वजह से तो एनोडिक चैम्बर में क्या एनोड है, एनोड पर हुआ है ऑक्सीडेशन, ये जिंक प्लस जा रहा है विलयन में, इलेक्ट्रॉन इसी पे रह गए, इलेक्ट्रॉन इसी पे रह गए, इसलिए यहाँ पर लिखा हो सकता है निगेटिव ऐसे, ठीक है। क्योंकि इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तुलनात्मक रूप से क्या निगेटिव लिखा रहेगा। और यहाँ से इस रॉड से इलेक्ट्रॉन कॉपर लेके अपटेक हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है, तो इस कैथोड को पॉजिटिव साइन से दिखाते हैं। मतलब डेनियल सेल बोलिए चाहे गैल्वेनिक सेल बोलिए, एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड पॉजिटिव होता है। आपके सामने अब हम लोग रिडॉक्स प्रक्रिया देखने वाले हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन और यहाँ पे रिडक्शन हुआ है, दोनों सेल जो और सेल प्रक्रिया है दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है। जब दोनों जोड़ेंगे आप देखिए, एनोड वाले और कैथोड वाले जोड़ेंगे। एक बात याद रखिएगा, जब भी आप यहाँ तो संयोग से दोनों इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर है, आगे याद रखिएगा जब कहीं पे रिडॉक्स प्रक्रिया यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के स्टेप को आप जोड़ें तो जोड़ते समय एक विशेष बात आपको याद रखनी है, दोनों में इलेक्ट्रॉनों के नंबर्स इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रही है, डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट क्या हो जाएगा, Zn है, कैसे Zn सॉलिड है प्लस, ये हो गया, ठीक है। प्लस कॉपर 2 प्लस कर देंगे, कॉपर का 2 प्लस, आयन के साथ एक्वस लिखते हैं, आयन के साथ हमेशा लिखते हैं एक्वस क्योंकि आयन हमेशा सॉल्यूशन में होते हैं। आगे फिर अब आगे जाने के बाद Zn2 प्लस बन जा रहा है, ये बन जा रहा है Zn2 प्लस, अब ये 2 प्लस हो गया तो आ जाएगा सोल्यूशन में, एक्वस कर देंगे प्लस, और यहाँ पे कॉपर का सॉलिड फॉर्म है CO और आयरन सॉलिड। यह एक रिडॉक्स रिएक्शन है। जिंक से Zn2 प्लस, इससे ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, +2 हो गया। जिंक से +2, न्यूट्रल से +2, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ जाने में ऑक्सीडेशन हो रहा है, इट मीन यह ऑक्सीडेशन वाला स्टेप है एनोडिक,
में हो रहा है, एनोडिक चैम्बर में हो रहा है। कॉपर 2 प्लस से बन रहा है कॉपर, ये रिडक्शन, ये कैथोडिक चैम्बर में हो रहा है, ये कंप्लीट सेल रिएक्शन है। अब इस सेल को या सेल के रिएक्शन को आप कैसे रिप्रेजेंट करें, इसको जानना जरूरी है। सेल को प्रदर्शित करने का तरीका। तब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए सबसे पहले आप याद रखेंगे या जेडेन, ठीक है, ये हो गया सॉलिड। तो आप यहाँ पे एक खड़ी पाइप खींचेंगे ऐसे, ये इलेक्ट्रोड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस इलेक्ट्रोड को जिंक से क्या बन जा रहा है, जिंक से बन जा रहा है Zn2 प्लस। तो यहाँ पे लिखेंगे आप Zn का 2 प्लस और इसके आगे लिख देंगे आप F1। फिर बीच में आप दो खड़ी लाइन खींच लीजिएगा ऐसे, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। और फिर यह एनोडिक चैम्बर वाली बात हो गई। ये पूरी घटना क्या है, एनोडिक चैम्बर, पहले और हो जाएगा एनोडिक चैम्बर, इसका सीन दिखाया गया, इससे इसका बनना। और दूसरा है कैथोडिक चैम्बर, कॉपर 2 प्लस से कॉपर दिखाना होगा, यानी कि सबसे पहले कॉपर, यानी 2 प्लस, यहाँ लिख देंगे F1, ठीक है। और फिर एक खड़ी पाइप, फिर देंगे आप क्या बना कॉपर का, यानी देंगे आप कॉपर का सॉलिड था, ठीक है। इसमें जो लाइनें लिखी गई हैं, यह जिंक इलेक्ट्रोड हो गया है, यहाँ पे जिंक सॉलिड हो गया, जैसे आप जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस, जिंक सॉलिड से जिंक 2 प्लस, ये ऑक्सीडेशन वाला, तो यह हो गया एनोडिक चैम्बर में हो रहा है। और बीच में खड़ी लाइन शो कर देंगे इलेक्ट्रोड के लिए, और फिर बीच में दो लाइनें शो करें सॉल्ट ब्रिज डबल टेस्ट के लिए। और फिर कैथोडिक रिडक्शन यहाँ हो रहा है, कॉपर 2 प्लस से कॉपर अपचयन हो रहा है। अपचयन होता है कैथोडिक सेल में, देखिए कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर बन गया है कैथोडिक में। तो कॉपर 2 प्लस से कॉपर दिखाएंगे, कॉपर 2 प्लस है तो आयन हमेशा सोल्यूशन में होते हैं, विलियन में एक्वस फिक्स हो गया, सॉलिड बन गया ऐसे, ठीक। ये इलेक्ट्रोड कॉपर का हो गया। ये तो रिएक्शन लिखी गई है, क्या है सॉल्ट ब्रिज, ये क्या है इलेक्ट्रोड, कौन वाला कैथोडिक चैम्बर का, ये क्या है इलेक्ट्रोड कैथोडिक चैम्बर का, मतलब एनोड और ये डबल है। ऐसे लिखा हो सकता है, या हो सकता है कि ऐसे लिखा रहा है, जैसे यहाँ दिया गया हमारा जिंक, तो जिंक कैसे लिखा सॉलिड आपने, सेम लाइन। और जिंक 2 प्लस की जाहिर सी बात जिंक सल्फेट के रूप में हो सकता है, या हो सकता है जिंक सल्फेट भी लिखा हो सकता है ऐसे, ठीक है। आयन का विलियन, विलियन जिंक सल्फेट होगा ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे कॉपर है, जैसे आप कॉपर 2 प्लस कॉपर सल्फेट लिख सकते हैं। और एक्वस आप आगे जरूर लिख दीजिएगा यहाँ पे, ये हो गया एक्वस, ठीक है। और फिर एक सिंगल लाइन, फिर आप कॉपर सॉलिड है, इनको ऐसे लिख सकते हैं आप। ये तरीका है सेल को रिप्रेजेंट करने का। और जब हम लोग पढ़ेंगे गैस वाले इलेक्ट्रोड, आगे आएंगे गैस वाले इलेक्ट्रोड, तो वहां पे हम लोग इसको और अच्छे से लिखेंगे तो आ जाएगा, तरीका अलग होगा। क्लियर, ये तो रही इसकी कहानी, ठीक है। और जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड, जो यह सेल आप देख रहे हो, जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर हो, 1 m, और जिस समय यह वर्क हो रहा है टेम्परेचर अगर 25 डिग्री सेल्सियस हो, या 172 ऐड कर देंगे 298 केल्विन हो, ठीक है। और प्रेशर हो 1 वायुमंडल, 1 एटमॉस्फेयर, तो इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो इसका सेल पोटेंशियल पाया गया है, वह पाया गया है 1.1 वोल्ट, ठीक है, 1.1 वोल्ट पाया गया है। तो इस सेल का जो पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल वो 1.1 वोल्ट है, तब जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 m हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो, और उसमें का प्रेशर 1 वायुमंडल यानी 1 atm हो, यह पाया गया सेल। ये तो देखा आपने एक्चुअली डेनियल सेल। डेनियल सेल मतलब गैल्वेनिक सेल या वोल्टेज सेल का एग्जांपल है, ठीक है। तो कोई डाउट बताइए, आगे समझना। तो अब हम लोग जरा था इस साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ते थे, लवण सेतु क्या है, ठीक है। एग्जाम पूछता आपसे कि लवण सेतु क्या है, क्लियर, लवण सेतु क्या है और इसका कार्य क्या है, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो यही पे लिखते हैं ताकि हम, सबसे पहले साल्ट ब्रिज है क्या, तो आप लिख देंगे यह एक यू आकार की नली है जिसे उल्टा करके दोनों सोल्यूशनों को जोड़ा जाता है। मतलब ये बात क्या लिखनी है आपको, यह एक जो है यू आकार की नली, नली पहली बात ये यू आकार की नली हो गई, ठीक। इसके अंदर जो है कह सकते हो जिलेटिन, जिलेटिन, जिलेटिन एक कोलाइड है, कोलाइड विलियन जिलेटिन, या ये अगार, अगार लिखा रहता है यहाँ पे, अगार, अगार,
इसकी इंग्लिश होती है AGAR, एच लिखते हैं अगार अगार। ठीक है, यह एक प्रकार का एल्गी है, सेमी सॉलिड होता है, वो कह सकते ग्लू जैसा, गोंद जैसा। इसी के अंदर में कुछ लवण जैसे KCl हो सकता है, KNO3 हो सकता है। लवण से तो क्या है, लवण से तो एक यू आकार की नली है जिसे उल्टा करके मतलब इन्वर्ट करके दोनों विलयनों को, दोनों ऑक्सीलो के विलयनों को जोड़ते हैं। इसके अंदर जिलेटिन, यह एक कोलाइडी विलयन है, जिलेटिन हो सकता है। या अगर 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 एक एल्गी है, एल्गी मतलब शैवाल, हिंदी शैवाल है, अगर अगर यह एक्चुअली होते हैं सेमी सॉलिड, गोल जैसा करते हो ना, गोल जैसा होते हैं, सेमी सॉलिड होते हैं। इसी के अंदर कुछ लवण भर देते हैं, जैसे KCl हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट या अमोनियम नाइट्रेट हो सकता है। इसी के अंदर भर डालते हैं, यही है लवण से। समझ गया ना। अब इसका कार्य क्या है, ये फिर इसकी खास बात। हाँ, एक और बेटा, यहाँ पे जो साल्ट यूज किए गए ना, यहाँ पे जो लवण यूज किए गए हैं, इसमें कहा गया है कि लवण जो होते हैं निष्क्रिय लवण होते हैं। निष्क्रिय लवण साल्ट बोलते हैं, निष्क्रिय लवण होते हैं। निष्क्रिय लवण का मतलब क्या है, तो निष्क्रिय लवण का मतलब होता है जैसे सेल के अंदर जो भी रिएक्शन कराना है, जिंक ऑक्सीडेशन है, चाहे कॉपर 2+ का रिएक्शन है, जो भी होना है, जो सेल में रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, जिंक और कॉपर करें, कोई बाहरी आकर के रिएक्शन में पार्टिसिपेट न करे, तो हम लोग ऐसा साथ लेते हैं जो रिएक्शन में, जो इसमें जाने के बाद किसी से रिएक्शन न करे या रिएक्शन को फ्लो न करे, रिएक्शन को पास न करे, मतलब रिएक्शन में कोई हस्तक्षेप न करे, कोई पार्टिसिपेशन न हो इसका, तब जाके आप इन्हें बोलेंगे निष्क्रिय लवण। इन सेल की तुलना, सेल के कंपेयर जो सेल बना है इसके रिस्पेक्ट में इनकी क्रियाशीलता 0 होनी चाहिए, तो कहा जाता है कि निष्क्रिय लवण। खास बात ये चुनाव करते समय जब हम लोग लवण सेतु में लवण भरने के लिए लवण का चुनाव करते हैं, तो खास बात करते हैं कि वह लवण निष्क्रिय होना चाहिए। निष्क्रिय मतलब समझ ना, इसकी रिएक्शन में प्रतिभाग ना करे, पार्टिसिपेट ना करे, ऐसा लवण होना चाहिए, तब बोलेंगे निष्क्रिय लवण। यही इसका मतलब है। क्लियर। जैसे देखते हैं हम लोग, Ag का इलेक्ट्रोड सिल्वर का इलेक्ट्रोड होगा, या मरकरी का इलेक्ट्रोड होगा, या लेड का इलेक्ट्रोड होगा, तो वहां पे Cl का प्रयोग नहीं करते हैं लोग, क्योंकि जैसे लेड है तो जब अगर Ag का इलेक्ट्रोड होता है तो Cl उसके साथ रिएक्शन कर बनाता है AgCl। AgCl पानी में घुलता है, नीचे बैठना शुरू कर देता है, प्रेसिपिटेट और शेप बन जाता है, इसलिए बचाते हैं लोग उसको। मतलब अगर यहाँ पे लेड का इलेक्ट्रोड PbCl2 बन जाता, मरकरी होता तो Ag2Cl2 बन जाता, Ag तो AgCl बन जाता, जो पानी में घुलते नहीं, नीचे बैठ जाएंगे, दिक्कत होगी, इसलिए हम लोग बचा के लेते हैं, चुन के लिए चुनते हैं इनको, तो निष्क्रियता देखते हैं चुनते समय। क्लियर है टॉपिक। एक बात और देखते हैं चुनते समय कि जो लवण आप ले रहे हैं, ये पोटेशियम क्लोराइड मान लीजिए है, K+ और Cl-, तो K+ और Cl- जो भी लवण ऐसा लें कि उसमें प्लस माइनस की संख्या बराबर रहे, जैसे K+ Cl-, 1+ 1 KNO3 1 K+ नाइट्रेट माइनस, अमोनियम नाइट्रेट NH4+ नाइट्रेट माइनस, जो भी लवण लीजिए प्लस माइनस की संख्या बराबर रहे, खास बात एक हो गया। दूसरी बात एक और कि जैसे K+ है, मान लो इसमें माइनस ज्यादा, इसमें प्लस ज्यादा हो रहा, जिंक प्लस ज्यादा हो रहा, तो जाहिर सी बात है इसमें माइनस आएगा। जैसे मान लीजिए KCl दिया गया है, KCl है ना, साल्ट ब्रिज के अंदर मान लीजिए लिखते हैं, मान साल्ट ब्रिज के अंदर KCl होता, K और Cl होता है, तो K+ हो जाता और Cl पे माइनस, आप जानते ही हो, है ना। तो जैसे इसमें प्लस की मात्रा बढ़ रही है, तो इसके अंदर तो जो Cl वाला है, Cl वाला इधर चलना शुरू करता है, इधर इसकी तरह Cl वाला इधर आएगा, माइनस प्लस को उदासीन करने के लिए Cl- आता है, और इसके अंदर कौन ज्यादा है, इसके अंदर प्लस का भाग माइनस ज्यादा होगा, प्लस खत्म हो रहा है, जो प्लस कम आ रहा है माइनस ज्यादा होगा, तो इधर आता है K+, CH में आकर के सोल्यूशन को उदासीन करता है, यही क्या काम है। तो यह तो चुनाव करते समय करते हैं हम लोग, लवण क्षेत्र में कौन सा लवण भरें। अब एक बात और याद देख लेते हैं, यह देखा आपने लवण क्षेत्र क्या है और इसके अंदर क्या भरा होता है। अब लवण क्षेत्र कार्य देख लेते हैं, और लवण क्षेत्र का कार्य क्या है। अब इससे कुछ बातें आप नोट करेंगे। पहला पॉइंट ये होगा कि लवण क्षेत्र जो है, दो अर्धसेल है, दोनों अर्धसेलों के विलयनों को आपस में जोड़ करके यह पूरी सर्किट को, पूरे परिपथ को पूर्ण करता है, परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है, दो पहला पॉइंट लिख लीजिए, दोनों अर्धसेलों को जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। ठीक है क्या, समझ जाना, दोनों अर्धसेलों को जोड़कर
परिपथ को पूर्ण करता है। एक परिपथ को पूर्ण करेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन वाह सर्किट से होके वाह रास्ते से होके इलेक्ट्रॉन आते हैं और धारा बहती है से। ये दोनों को जोड़ के सर्किट को पूरा करता है। ठीक, संयुक्त परिपथ से पूरा करता है। एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? दूसरा पॉइंट मुख्य एक तो जो है यह दोनों को मजबूती से बांधता, यह गैल्वेनिक सेल को या कह सकते हो डेनियल सेल को मजबूती प्रदान करता है, सेल को मजबूती प्रदान करता है। ठीक, दूसरा पॉइंट यह सेल को मजबूती प्रदान करता है। अब तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? अब अभी आपने देखा कि इसमें जैसे जिंक प्लस ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे कॉपर प्लस ज्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब चार्ज अनबैलेंस हो जा रहा है। चार्ज अनबैलेंस हो जाते हैं, जैसे जिंक प्लस ज्यादा हो रहा है, कॉपर प्लस कम हो रहा है, तो आवेशों में असंतुलन हो जाता था। तो इस असंतुलन को बनाने के लिए इसका यानी कि कह सकते हैं यह आवेशों का संतुलन करता है या आयनों का संतुलन करता है। ये सबसे मुख्य पॉइंट यही है, आयनों का संतुलन करता है, आयनों में संतुलन बनाता है, ये काम करता है। ठीक है, चौथा पॉइंट इसमें जो है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, द्रव संधि विभव को भी मिनिमाइज करता है, जीरो कर देता है। जैसा जब दो द्रव जो भिन्न द्रव जब मिलते हैं, भैया अगर आपसे मिलते हैं अगर, तो दो द्रव भिन्न द्रवों के मिलने से, एक द्रव दूसरा द्रव मिलने से जंक्शन बन गया, संधि बन गई। इस संधि पर भी एक पोटेंशियल पैदा होता है, ये दोनों को डायरेक्ट मिलने नहीं देता, जिसके कारण लिक्विड संधि पोटेंशियल उत्पन्न ही नहीं होता, मतलब इसको जीरो बनाए रखता है। द्रव संधि विभव को शून्य कर देता है, एक भाषा। ठीक है, तो ये देखा आपने गैल्वेनिक सेल किसे कहते हैं, इसे वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। कारण देखा आपने, इसका बेहतरीन एग्जांपल, पहला एग्जांपल है डेनियल सेल, जिसमें जिंक का होता है एनोडिक चैम्बर, कॉपर का होता है कैथोडिक चैम्बर। ठीक, कैथोड पे हमेशा, इसको याद रखिएगा, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, कैथोड हमेशा राइट होगा, ये कैथोडिक चैम्बर हमेशा राइट होगा, और इससे हमेशा रिडक्शन, मतलब कैथोड हमेशा राइट होगा, आर से कैथोड हमेशा रिडक्शन होगा, ये याद रखिएगा ऐसे। ठीक है, ऐसे हो गया। और यहाँ पर यह है एनोडिक चैम्बर, यह हमेशा लेवल होगा। कुछ लोग इस गैल्वेनिक सेल को याद करने के लिए एक ट्रिक यूज करते हैं, उसका नाम है लोन, LON। याद रखना, यह ट्रिक केवल और केवल गैल्वेनिक सेल के लिए है, लोन यूज करते हैं। लोन, L का मतलब यहाँ पे लेफ्ट, O का मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, इसे एनोड कहते हैं, और यह नेगेटिव होता है, N ये नेगेटिव होता है। क्लियर है? L लेफ्ट होता है, O ऑक्सीडेशन, लेफ्ट होता है ऑक्सीडेशन, A इसे एनोड कहते हैं, और N ये नेगेटिव होता है। इसका उल्टा कर देना दूसरे वाले में। ठीक, ये देखा आपने इसके बारे में, और फिर देखा आपने डबल सेल क्या है और इसका कार्य क्या है, और रिएक्शन कैसे होती है, कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरीके देखा आपने। इसके बाद हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि सेल का पोटेंशियल कैसे ज्ञात करते हैं, और गिब्स फ्री एनर्जी का परिवर्तन क्या होता है, और रिएक्शन कैसे पहचाने के, रिएक्शन कब होगी कब नहीं, मतलब फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन क्या है, ये सब डिस्कस करेंगे इसके बाद में लेक्चर में। इस लेक्चर में बस इतना है, बहुत आसान है, याद रखना बेटे। सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामी की, सब जगह खिचड़ी पक रही है आपके नाकामी की। हौसला लाओ, हिम्मत जुटाओ, और खूब जम के मेहनत करो, और फिर बंटवा दो अपने कामयाबी।